दोस्तों, मणिपुर के वायलेंस के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। मणिपुर में कुछ दिनों से काफी कुछ हो रहा है। किलिंग्स और लिंचिंग की खबरें आ रही हैं और इंडियन गवर्नमेंट ने भी सिक्योरिटी टेक ओवर कर ली है और शूट एट साइट ऑर्डर इश्यू कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये सब क्यों हो रहा है और किस तरह से इस समस्या को सुलझाया जा सकता है। मणिपुर में वायलेंस का सबसे बड़ा कारण हिल और वैली ट्राइब्स के बीच के टेंशन और गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं। ये टेंशन समय के साथ बढ़ते गए हैं, जिसके पीछे कुछ हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी हैं। मणिपुर एक एथिकली डाइवर्स राज्य है, जहां पे बहुत सारे अलग अलग ट्राइब्स रहते हैं। इनमें से दो मेजर ट्राइब्स है हिल ट्राइब। इन दोनों ग्रुप्स के बीच में समय समय पर कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, जो कि कई बार वायलेंट भी हो गए हैं। मणिपुर की 90% जमीन पर हिल ट्राइब्स रहते हैं, लेकिन 65% पॉपुलेशन मेतीस की है, जो सिर्फ 10% जमीन पर रहते हैं। इस अनइवन लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से मेतीस और हिल ट्राइब्स के बीच में हमेशा तनाव भरा माहौल रहा है। इन सब से बचने के लिए मणिपुर सरकार ने कुछ पॉलिसीज बनाई हैं, जो कि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए हैं। इन पॉलिसीज के तहत कुछ एरियाज को रिजर्व फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर किया गया है। इसकी वजह से कुछ ट्राइबल लोगों को अपनी जमीन और घर छोड़ने पड़ रहे हैं, जिसका विरोध भी किया जा रहा है। इसके अलावा शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस का इशू भी है, जिसकी वजह से मेतीस और हिल ट्राइब्स के बीच में और ज्यादा टेंशन बढ़ रही है। मणिपुर की हिस्टोरिक में भी कई बार मेतीस और हिल ट्राइब के बीच में कन्फ्लिक्ट हुए हैं। मेती किंगडम के एक्सपेंशन के दौरान उन्होंने हिल ट्राइब्स के साथ वायलेंस किया, लेकिन बाद में ट्रेड के लिए अलायंस बनाई। ब्रिटिश रूल के टाइम पर भी मेतीस और हिल ट्राइब के बीच में काफी सारी टेंशन रही, जिसमें लैंड सेटलमेंट पॉलिसी शामिल थी। गवर्नमेंट के फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के डिसीजन के बाद काफी सारा वायलेंस हुआ, जिसकी वजह से के सोंगजोन विलेज के रेजिडेंट्स को बिना वार्निंग के खाली करना पड़ा। इस इवैक्यूएशन प्रोसेस ने पुराने सभी टेंशन को फिर से उभार दिया और इसी वजह से मणिपुर में वायलेंस बढ़ गया। इसके अलावा मणिपुर कोर्ट ने एक ऑर्डर में मेतीस को शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस देने की बात कही, जिसके अगेंस्ट एथनिक ग्रुप के लोगों का गुस्सा और भी बढ़ गया। उनका कहना है कि अगर मेतीस को शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस मिल गया तो हिल ट्राइब के राइट्स और रिसोर्सेज पर भी असर पड़ेगा। मणिपुर के अंदर सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। हिल ट्राइब्स और मेतीस के बीच में इकोनॉमिक और सोशल अपॉर्चुनिटीज में शुरू से काफी ज्यादा अंतर रहा है। हिल ट्राइब्स ये मानते हैं कि उनके राइट्स और अपॉर्चुनिटीज पर मेतीस को शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस मिलने से और भी ज्यादा बुरा असर पड़ेगा। इसके अलावा मणिपुर में पॉलिटिकल पावर स्ट्रगल भी चल रहा है, जिसमें मेतीस और हिल ट्राइब्स के बीच में एक कांस्टेंट टसल है। हिल ट्राइब्स को लगता है कि मेतीस को शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस मिलने से उनका पॉलिटिकल पावर कम हो जाएगा और ये उनके लिए एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मणिपुर की इन सभी समस्या को सुलझाने के लिए गवर्नमेंट और सारे स्टेक होल्डर्स को एक साथ आना होगा। जैसे कि मणिपुर के लेजिस्लेटिव असेंबली में मेतीस के पास तकरीबन 2/3 सीट्स हैं और वहीं हिल ट्राइब्स को डर है कि मेतीस को शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस मिलने से उनका पॉलिटिकल पावर खत्म हो जाएगा। हिल ट्राइब्स ये भी कह रहे हैं कि अगर मेतीस को शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस मिल गया तो उनको बाकी जॉब्स के लिए लड़ना पड़ेगा। आपको बता दें कि मणिपुर के हिस्ट्री में मेती किंगडम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। मेती किंगडम के एक्सपेंशन के दौरान उन्होंने कई रीजन्स को अपने अधीन करने की कोशिश करी और हिल ट्राइब के साथ भी इनकाउंटर हुए। उनका मकसद अपनी किंगडम को बढ़ाना और हिल ट्राइब्स को अपने अधीन करके उनकी जमीन पर कब्जा करना था, जिसके कारण मेतीस ने हिल ट्राइब्स के बीच में एक लॉन्ग लास्टिंग प्रॉब्लम क्रिएट हुई। लेकिन मेतीस किंगडम को बाद में समझ आया कि हिल ट्राइब्स के साथ ट्रेड करके उनको ज्यादा फायदा होगा और इसीलिए वो हिल ट्राइब्स के साथ अलायंस बनाने लगे और एक दूसरे के साथ ट्रेड करने लगे। ये ट्रेड अलायंस दोनों पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हुआ, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में टेंशन बनी रही। मेती किंगडम के एक्सपेंशन के दौरान बर्मीज एम्पायर ने भी मणिपुर पर हमला किया और मेती किंगडम को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद बर्मीज एम्पायर ने भी मेतीस को अपनी कल्चर और बुद्धिज्म अपनाने के लिए मजबूर किया, जिसे 7 इयर्स डिवास्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा ब्रिटिश रूल के आने के बाद भी मणिपुर में बहुत सारे मेजर पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल चेंजेस हुए। ब्रिटिश ने मणिपुर को अपने अधीन एक पॉलिटिकल एजेंसी बनाया, जो बाद में फुल प्रिंसली स्टेट में अपग्रेड हुई,
ब्रिटिश ने एक लैंड सेटलमेंट पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस करी जो मेतीस के फेवर में थी, लेकिन वो हिल ट्राइब्स के बीच में टेंशन क्रिएट करती रही। मेती किंगडम के एक्सपेंशन के दौरान किए गए एक्शन और डिसीजन आज भी मणिपुर के अंदर मेतीस और हिल ट्राइब्स के बीच में टेंशन का माहौल बनाते हैं। इन प्रॉब्लम्स को समझना और सुलझाना मणिपुर के लिए बहुत जरूरी मुद्दा बन गया है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जिसके कारण मेतीस और हिल ट्राइब्स के बीच में समय के साथ प्रॉब्लम बढ़ती गई। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि मणिपुर में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अनइवन है। 90% जमीन पे हिल ट्राइब्स रहते हैं, जबकि 65% पॉपुलेशन मेतीस हैं, जो कि सिर्फ 10% जमीन पर रहते हैं। इसकी वजह से मेतीस और हिल ट्राइब्स के बीच में रिसोर्सेस और अपॉर्चुनिटीज के लिए हमेशा से कंपटीशन रहा है। इसके अलावा जब भारत आजाद हुआ तब मणिपुर के महाराजा बोधचंद्र सिंह ने निर्णय लिया कि मणिपुर भी एक इंडिपेंडेंट स्टेट रहेगा, लेकिन भारतीय गवर्नमेंट ने सोचा कि ऐसा करने से बाकी राज्यों में इंस्टेबिलिटी हो सकती है और मणिपुर जैसे एक खास एरिया को अनकंट्रोल्ड छोड़ना ठीक नहीं होगा, और इसीलिए भारतीय सरकार ने मणिपुर को एक यूनियन टेरिटरी में मर्ज करने का निर्णय लिया, जिसका काफी लोगों ने विरोध किया और इसके कारण भी मणिपुर में काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। 1949 में मणिपुर को इंडियन यूनियन टेरिटरी में मर्ज करने के बाद मणिपुर के अंदर काफी चेंजेस आए। इस मर्जर से मणिपुर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस मिला, जो उनके राइट्स और रिसोर्सेज के प्रोटेक्शन के लिए था। लेकिन मेतीस ने यह स्टेटस हिल ट्राइब्स के साथ शेयर नहीं किया और इसी वजह से दोनों कम्युनिटीज के बीच में और ज्यादा टेंशन बढ़ गई। मेतीस ने हिल रीजन को मणिपुर का पार्ट बनाने के लिए शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस को हटाया। मेती डोमिनेटेड वैली एरिया में ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जिसकी वजह से उन्हें पावर जीतने में आसानी होती है और इससे ट्राइबल पीपल के अगेंस्ट पॉलिसीज बन जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि इनर लाइन परमिट एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो किसी भी इंडियन सिटीजन को कुछ स्पेसिफाइड एरिया में लिमिटेड टाइम के लिए एंटर करने की परमिशन देता है। ये सिस्टम कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लागू किया गया है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। इसी कारण मेतीस मणिपुर में भी ILP सिस्टम को लागू करना चाहते हैं, जिससे इलीगल माइग्रेशन को कंट्रोल किया जा सके। मेती पॉपुलेशन पिछले 60 सालों में 59% से 44% तक गिर गई है। ये डिक्लाइन मेनली इलीगल माइग्रेशन और रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हुआ है। मेतीस को लगता है कि ILP सिस्टम से इलीगल माइग्रेशन को रोका जा सकता है और इससे उनकी पॉपुलेशन और रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ILP सिस्टम के जरिए स्टेट गवर्नमेंट उन लोगों को ट्रैक कर सकती है जो कि स्टेट में विजिट करते हैं। इससे इलीगल माइग्रेशन को रोकने में मदद मिलेगी और स्टेट के रिसोर्सेज को ओवरबर्डन होने से बचाया जा सकता है। हिल ट्राइब्स ILP सिस्टम के अगेंस्ट हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये सिस्टम उनके राइट्स और रिसोर्सेज पर भी असर डालेगा, जिससे उनके लिए अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी और उनकी कम्युनिटी पर भी नेगेटिव असर पड़ेगा। लेकिन मेतीस ILP सिस्टम के साथ साथ शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस की भी डिमांड कर रहे हैं। उनका कहना है कि शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस से उनके राइट्स और रिसोर्सेज को और बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इनर लाइन परमिट सिस्टम एक ऐसा इशू है जो मणिपुर के अंदर मेतीस और हिल ट्राइब्स के बीच में टेंशन और वायलेंस को बढ़ा सकता है, और इसीलिए इस इशू को सुलझाने के लिए गवर्नमेंट और कम्युनिटीज को मिलकर एक सोल्यूशन ढूंढना होगा, जिससे दोनों तरफ के लोगों के राइट्स और रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट किया जा सके। मेतीस और हिल ट्राइब्स के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए कुछ तरीके और अप्रोचेस हैं जो लॉन्ग टर्म पीस और कॉरपोरेशन को बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे आर्थिक इंडिपेंडेंस से कम्युनिटीज एक दूसरे पर आर्थिक तौर पर डिपेंड करते हैं। इससे दोनों कम्युनिटीज के बीच के रिश्ते मजबूत होते हैं और वायलेंस और कॉन्फ्लिक्ट कम होते हैं। मणिपुर और इंडियन गवर्नमेंट को ऐसे सोल्यूशन ढूंढने होंगे जो मणिपुर के सारे कम्युनिटीज को आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट बनाए। ऐसा करने से लोगों के बीच में सामाजिक रिश्ते सुधरेंगे और कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे। मेतीस और हिल ट्राइब्स के बीच में ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के लिए ओपन और ऑनेस्ट डायलॉग और नेगोशिएशन की जरूरत है। दोनों तरफ से लीडर्स को मिलकर बात करनी चाहिए और एक दूसरे के कंसर्न और नीड्स को समझने की कोशिश करनी होगी। इस प्रोसेस से दोनों कम्युनिटीज के बीच में ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और कॉन्फ्लिक्ट के रेजोल्यूशन के लिए बेहतर सोल्यूशन ढूंढा जा सकेगा।
मणिपुर गवर्नमेंट को ऐसे पॉलिसीज बनानी चाहिए जो सारी कम्युनिटीज के राइट्स और रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करे। ये पॉलिसीज इंक्लूसिव और फेयर होनी चाहिए ताकि किसी एक कम्युनिटी को फेवर ना किया जा सके। इससे दोनों कम्युनिटीज के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज अवेलेबल होंगी। कल्चरल एक्सचेंज और अंडरस्टैंडिंग से कम्युनिटीज एक दूसरे की वैल्यूज और ट्रेडिशन को समझेंगे, जिससे एक दूसरे के लिए एम्पैथी और रिस्पेक्ट बढ़ेगी। मणिपुर में मेतिस और हिल ट्राइब्स के बीच में कल्चरल एक्सचेंज और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देना चाहिए ताकि दोनों कम्युनिटीज के बीच में ट्रस्ट और कोऑपरेशन बढ़े। इन सब अप्रोचेस और तरीकों से मेतिस और हिल ट्राइब्स के बीच के कन्फ्लिक्ट और टेंशन को कम किया जा सकता है। ये लॉन्ग टर्म पीस और कॉर्पोरेशन के लिए जरूरी है और मणिपुर के ओवरऑल डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के लिए भी ये बेनिफिशियल होगा। तो दोस्तों, आपकी इस पर वैसे क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।